नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल योद्धा IAS पर। मेरा नाम है जितेंद्र और मैं लेकर आया हूं आपके लिए आज का द हिंदू अखबार का विश्लेषण। आज दिन है शुक्रवार और डेट है अक्टूबर 6, 2023। तो बिना ज़्यादा देरी करे शुरू करते हैं अपना आज का द हिंदू अखबार का विश्लेषण। न्यूज़पेपर एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी न्यूज़ आज हम कवर करने जा रहे हैं। और मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा कि वो हमारे UPSC सिलेबस के किस सेक्शन के अंदर से रिलेटेड है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। पहली खबर, सिक्किम फ्लड डेथ काउंट माउंट्स टू 14। ये सिक्किम में जो फ्लड आया था उससे रिलेटेड न्यूज़ है। नॉर्वेज जॉन फॉस विंस नोबेल फॉर लिटरेचर, ये नोबेल प्राइजेस मिले हैं लिटरेचर के अंदर, उससे है। डिफ्यूजिंग द टिकिंग टाइम बॉम्ब कॉल्ड डायबिटीज, ये हमारा डायबिटीज से होने जा रहा है एडिटोरियल सेक्शन के अंदर से। इंडिया एक्सपेंडिंग सेंसरशिप रेजाइम क्रिएटिंग अनइवन प्लेइंग फील्ड सेज स्टडी। September food inflation may have eased on cheaper tomato LPG prices, ये हमारा इन्फ्लेशन से होने जा रहा है। न्यूज़पेपर एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे आग्रह करता हूं कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप अपने डिवाइसेस के ऊपर तुरंत पा सकें। अब ज़्यादा देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सिक्किम फ्लड डेथ काउंट माउंट्स टू 14, जिसने कल का न्यूज़पेपर हमारे साथ कवर किया था तो हमें देखने को मिला था कि सिक्किम के अंदर एक लेक है जिसका नाम है लोहनाक लेक, जो कि एक ग्लेशियर से अपने आप को फीड करके बनती है। और वो जो ग्लेशियर था वो फट गया, एकदम से बस्ट हो गया वो ग्लेशियर, और लोहनाक लेक से क्या हुआ कि फ्लैश फ्लड निकल कर आ गया और जाकर तीस्ता रिवर में जाकर मिल गया, जिससे बहुत ज़्यादा सिक्किम स्टेट में हमें नुकसान देखने को मिला है। जो सिक्किम की कैपिटल है गैंगटॉक, वहां पर भी नुकसान बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। अब उसी से रिलेटेड ये आगे न्यूज आई है कि करीबन 100 लोग अभी भी मिसिंग हैं, जिसमें से 22 आर्मी के लोग हैं, आर्मी पर्सन्स हैं। 11 ब्रिजेस जो सिक्किम के अंदर पाए जाते हैं वो कोलैप्स कर गए हैं, बह गए हैं नदी के बहाव के साथ। और जो नेशनल हाईवे है सिक्किम का वो बहुत खराब स्थिति में पहुंच गया है इस फ्लड के कारण। अब आपको समझना है कि आप बहुत न्यूज में देख रहे हैं कि कभी हिमाचल प्रदेश से न्यूज आती है, कभी उत्तराखंड से न्यूज आती है, कभी सिक्किम से न्यूज आती है कि ऐसा कुछ हुआ कि एकदम से फ्लैश फ्लड आया। और अगर हम वर्ल्ड की बात करेंगे तो वर्ल्ड में भी अभी कुछ दिन पहले न्यूज देखने को मिली है कि जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं वहां पर भी, लेबनान वगैरह में भी फ्लैश फ्लड देखने को मिला, जिसकी वजह से वहां बहुत ज्यादा लोगों की जान चली गई। और ऐसा फिनोमेना पूरे वर्ल्ड वाइड हमें देखने को मिल रहा है। अब क्या कारण है इन सब चीजों के देखने के, तो सबसे इसमें जरूरी कारण जो है जिसकी वजह से इतने फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं विश्व के अंदर, भारत के अंदर भी हमें देखने को मिला है। जैसे हिमाचल प्रदेश में हमें देखने को मिला था, उत्तराखंड में हमें देखने को मिला था, और भी बहुत, जैसे असम से हमें देखने को मिलता है, ऐसे ही अब सिक्किम से हमें देखने को मिला है। और ये क्यों हो रहा है, तो आपको याद रखना है कि जो क्लाइमेट चेंज है, क्या हो रहा है कि जो पृथ्वी का तापमान है, जिसे हम एवरेज टेम्परेचर कहते हैं अर्थ का, वो अपने एवरेज से ऊपर जाने लगा है, जिसकी वजह से जो समुद्र का पानी है, नदियों का पानी है और ग्लेशियर्स वगैरह हैं, इन सब पर प्रभाव इसकी वजह से पड़ने लगा है। आप देख सकते हैं कि जो राइजिंग टेम्परेचर होता है, तो पहले मान लेते हैं कि अगर टेम्परेचर कम होता था तो जो बादल बनते हैं, जो प्रक्रिया होती है इवेपोरेशन की पानी का, जिसके बाद बादल बनता है और वर्षा होती है। अब अगर टेम्परेचर हमें ज्यादा देखने को मिलेगा तो हमें देखने को मिल सकता है कि जो वर्षा है वो भी ज्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो ग्लोबल टेम्परेचर है सी का, वाटर बॉडीज का, वो भी बढ़ गया है साथ में, जिससे इवेपोरेशन का रेट भी बढ़ जाएगा, बादल ज्यादा बनेंगे और वर्षा ज्यादा को देखने को हमें मिल सकती है। और इसके अब एग्जाम्पल्स भी हमें सामने देखने को मिल रहे हैं। जैसे अभी लेबनान में हमें देखने को मिला कि वहां पर सडन बारिश हो गई और बहुत ज्यादा तबाही वहां हमें देखने को मिली। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो सिक्किम का इंसिडेंट है, यहां पर भी क्या हुआ है कि एक ग्लेशियर फूटा है, और वो ग्लेशियर जब फूटा तो जो वो ग्लेशियर था उससे लोहनाक लेक जो है वो अपना पानी लेती थी, और लोहनाक लेक में बहुत ज्यादा पानी हो जाने की वजह से क्या होता है कि जो ये लेक का जो दायरा होता है उससे ज्यादा पानी बाहर बहने लगता है, और जब बाहर पानी पहुंचता है तो वो जाकर तीस्ता नदी में मिल जाता है और फ्लैश फ्लड हमें देखने को मिल जाता है सिक्किम के अंदर, जिससे आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा तबाही वहां हमें सिक्किम के अंदर देखने को मिली है। आप देख सकते हैं यहां पर ये मैप से, तो ये दिखा रहा है कि कैसे हम हीटअप करते जा रहे हैं, हमारा जो टेम्परेचर है वो कैसे हीटअप करता जा रहा है। अगर आप रिपोर्ट्स फॉलो करते हैं क्लाइमेट चेंज की तो आपको पता होगा कि जो हमारे आर्टिक के ग्लेशियर्स वगैरह हैं, साथ ही साथ अंटार्कटिक के ग्लेशियर भी हैं, उन पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने लगा है, दुष्प्रभाव हमारे क्लाइमेट चेंज का।
और जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग चल रही है इसका बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव हमें देखने को मिला है। अब आपको समझना है कि ये चीज़ें जो हैं, अगर हम इस क्लाइमेट के मुद्दे को हम ऐसे ही साइडलाइन करते रहे, इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं हुई विश्व के अंदर, भारत के अंदर, तो हमें इसके बहुत सारे दुष्परिणाम देखने को हमें मिलेंगे। और ये आपको एक चीज़ और देखनी है यहाँ पर कि अभी कुछ दिन पहले आपको न्यूज़ आई होगी कि मध्य प्रदेश में जाकर वहाँ भी पानी भर गया है, उज्जैन में पानी भर गया है, नागपुर के अंदर पानी भरा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत सारे कारणों की वजह से हुआ है। जैसे कुछ कारण मैं आपको बताऊं, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब तो हम देख चुके हैं। इसके बाद मैन मेड कारण क्या है कि अभी जब जोशीमठ की एक रिपोर्ट निकल के आई उसमें पाया गया कि जोशीमठ के अंदर जितना भी कंस्ट्रक्शन है वो 99% कंस्ट्रक्शन नॉन इंजीनियर्ड कंस्ट्रक्शन है, जिसे इंजीनियर की मदद लेकर नहीं बनाया गया है। इसी प्रकार जब हम चेन्नई की बात करेंगे या मुंबई की बात करेंगे या वेस्ट बंगाल में कोलकाता की बात करेंगे तो वहां पर पहले जो वेटलैंड्स वगैरह होते थे, ऐसे स्रोत जो पृथ्वी खुद बनाकर रखती थी, जिसमें अगर पानी ज्यादा हो जाता है तो वहां जाकर पानी बह जाता था। लेकिन इंसानों ने क्या किया कि डेवलपमेंट के लिए वहां पर उन जगहों पर जाकर उन्होंने मिट्टी डाल दी और वहां पर बिल्डिंग्स वगैरह बना ली गई, जिसकी वजह से अब जब बरसात होती है तो पूरे शहरों के अंदर भी पानी भर जाता है। दिल्ली में हमने देखा था कि दिल्ली का जो यमुना नदी है, यमुना नदी जब पहला अपना प्रभाव शुरू किया हजारों सालों में, जब यमुना नदी ने बहना शुरू किया, अपना जो रास्ता बनाया, तो उसने अपने आप को इतना रास्ता दिया जिससे वो अपनी सफाई कर सके। लेकिन इंसानों ने क्या किया कि इंसान जब दिल्ली पहुंचे तो जो यमुना का फ्लड प्लेन है वहां पर जाकर भी बिल्डिंग्स वगैरह बना दी गई। G20 का जो मंडपम बना हुआ था वहां भी हमें देखने को मिलता है कि वहां पानी भर गया था। दिल्ली की अगर हम बात करें तो वहां पर जो चीफ मिनिस्टर का रेजिडेंस है वहां तक जब दिल्ली में यमुना की बाढ़ आई थी तो वहां तक पानी पहुंच गया था। और अब आप देख सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज अपने असर को बहुत ज्यादा दिखाने लगा है। वर्ल्ड वाइड कहीं पर बहुत ज्यादा, जैसे पेड़ों में, जंगलों में आग लग जाती है ज्यादा गर्मी की वजह से, और बहुत ज्यादा फ्लैश फ्लड भी हमें देखने को मिलता है। पूरी पृथ्वी के अंदर यही इस वक्त चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट मुद्दा है हमारा क्लाइमेट चेंज का। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ लीजिए कि यूपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक है क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग और एनवायरमेंट सेक्शन जो है वो यूपीएससी इससे 15 तक क्वेश्चन भी पूछ लेता है बहुत बार। आगे हम चलते हैं। ये पिक्चर ऑफ द वीक जो है ये भी अखबार से ही पिक्चर है। आप यहां देख सकते हैं कि ये एक जीप है जो उल्टी पड़ी हुई है। और क्यों हुआ है? ये रेंगपो टाउन है सिक्किम का यहाँ पर, और आपको रीजन पता है कि क्या हुआ था कि जो हिमालयन ग्लेशियर है, ईस्टर्न हिमालयन का जो ग्लेशियर है वो जाके बस्ट हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि तीस्ता रिवर बेसन में जाकर ये मिल गया इसका पानी, और वहां से फ्लैश फ्लड हमें देखने को मिला है। अब यहाँ आप थोड़े से रीजंस मेरे साथ देख लीजिए। देखिए ये जो फैक्ट्रीज वगैरह हैं इनसे बहुत ज्यादा कार्बन एमिट होता है। हम जो व्हीकल्स चलाते हैं, कार वगैरह चलाते हैं, इससे बहुत ज्यादा हमें वार्मिंग देखने को मिलती है, डीजल इंजन से, पेट्रोल इंजन से, तो इसकी वजह से, और फैक्ट्रीज से, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है कि जो पर्यावरण का एक खुद को संरक्षित रखने का, एक टेम्परेचर मेंटेन कर लेने का जो प्रयास होता है वो विफल हो जाता है, और जिसकी वजह से हमें क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है। ये बाढ़ का आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो शहरों के अंदर घुसने लगा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, और साथ ही साथ हमें देखने को मिलता है कि जो पेड़ वगैरह हैं, लोग अभी भी डिफॉरेस्टेशन करते हैं, अभी भी इतनी ज्यादा जागरूकता नहीं है जिससे पेड़ वगैरह लगाए जा सकें पृथ्वी के ऊपर। बहुत ज्यादा टेम्परेचर हमने देख लिया कि वो लगातार बढ़ रहा है। अब आप देख लें कि चक्रवातों की बात हो, जब साइक्लोन की बात हो, तो देखने को क्या मिला है कि नॉर्मली क्या होता था कि बे ऑफ बंगाल में चक्रवात बनते थे लिमिटेड टाइम पे, लेकिन अभी हमें देखने को मिला है कि जो हमारा अरेबियन सी है इसके ऊपर भी चक्रवात बनने लगा है, मेडिटेरेनियन सी के ऊपर भी चक्रवात बनने लगे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये चक्रवात जो बन रहे हैं ये क्यों बन रहे हैं, क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो अपना असर दिखाने लगी है। इसके बाद फॉरेस्ट फायर की बात हम कर चुके हैं कि कैसे जंगलों में आग लग जाती है, और ये नॉर्मली होता है वैसे, लेकिन अगर आप पिछले 2022 की बात करें, 21 की बात करें, तो ऑस्ट्रेलिया में जब भारत में सर्दी होती है तो ऑस्ट्रेलिया में जाकर गर्मी होती है। तो ऑस्ट्रेलिया में, और अगर हम अमेरिका की बात करें तो मैक्सिको में, ब्राजील में, यहाँ बहुत जगह, साथ ही साथ यूरोप की हम बात करें तो यूरोप में भी बहुत जगह हमें देखने को मिलता है कि फॉरेस्ट फायर बहुत ज्यादा अपने पीक पर आ जाती हैं। जैसे स्पेन में भी हमें अभी देखने को मिला था इसी साल गर्मियों में कि वहां पर फॉरेस्ट फायर बहुत ज्यादा है। आप इससे समझ सकते हैं कि अगर फॉरेस्ट फायर हो रही है, जैसे मान लीजिए कि कोई एक जंगल है और वो जल रहा है, तो सबसे पहले हमें जो नुकसान होगा कि ये हमें ऑक्सीजन देता था और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ट्रैप कर लेता था।
लेकिन अब ये जल गया है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करेगा और जो ऑक्सीजन हमें देता था वो अब प्रोसेस इसका खत्म हो जाएगा। तो हमें दोहरा नुकसान होता है अगर एक कोई पेड़ काटा जाता है या उसमें आग लगा दी जाती है या आग लग जाती है। और ये जो फॉरेस्ट फायर होती हैं ये मैनमेड कारण से भी हो सकती हैं और अपने आप नेचुरल प्रोसेस घर्षण की वजह से, दो पेड़ों के बीच में घर्षण हो जाने की वजह से भी फॉरेस्ट फायर हमें देखने को मिल सकती हैं। तो आप समझ लीजिए कि एनवायरमेंट जो है जहां पर हम रह रहे हैं, जैसे हमारा जो घर होता है, हमें सबसे पहले उस घर में क्या एनवायरमेंट वहां होना चाहिए, क्या हमें चीज़ें ऐसी छोड़ देनी चाहिए, ऐसी चीज़ें क्या हमें इस्तेमाल नहीं करने चाहिए जिसकी वजह से हमारे घर को ही नुकसान पहुंचेगा। तो हमें बहुत कंसर्न होकर अपनी सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो करनी चाहिए। आगे हम चलते हैं। तो ये हमारा नोबेल पुरस्कार से होने जा रहा है न्यूज़। तो नॉर्वे के हैं ये जॉन फॉस, इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है और किस सेक्शन के अंदर मिला है, तो नोबेल फॉर लिटरेचर मिला है। और इनकी बहुत सारी नॉवेल्स हैं, इन्होंने बहुत सारे प्ले लिखे हैं, नॉवेल लिखी हैं, पोइट्री कलेक्शन लिखी है, ऐसे लिखे हैं, बच्चों की किताबें लिखी हैं। इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है लिटरेचर के ऊपर, आप ये समझ चुके। और इनका लेटेस्ट वर्क है, आप इनकी खासियत देख सकते हैं कि इनका एक अभी ताज़ा लेटेस्ट वर्क है, इसका नाम है सेप्टोलॉजी और इन्होंने 1250 पेजेस का ये पूरी बुक लिखी है जिसमें इन्होंने एक भी फुल स्टॉप का इस्तेमाल नहीं किया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये राइटिंग के सेक्शन में कितने टैलेंटेड हैं। इसीलिए जो स्वीडिश एकेडमी है उसने इन्हें इनोवेटिव प्ले और प्रोज लिखने की वजह से इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया है 2023 का लिटरेचर सेक्शन के अंदर से। नोबेल पुरस्कार के बारे में हम कवर कर चुके हैं अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस में। मैं आपको एक और बार बता देता हूं। तो 1901 से इन्हें बांटना चालू किया गया था। और क्यों बांटा जाता है इन्हें, क्योंकि एक विल बनाई गई थी एल्फ्रेड नोबेल द्वारा। ये जो आप देख सकते हैं ये एल्फ्रेड नोबेल हैं, इन्होंने 1895 में अपनी एक विल बनाई थी और इन्होंने अपनी विल में लिखा था कि मेरे मर जाने के बाद जो भी मेरा पैसा है जो मैंने कमाया है, क्योंकि ये एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट रहे हैं, एकेडमियन रहे हैं, इंजीनियर रहे हैं, साथ ही साथ इन्होंने डायनामाइट का भी इन्वेंशन किया था। तो इन्होंने कहा कि जो भी मेरी प्रॉपर्टी है उन्हें इनाम देने के लिए किया जाए, 5 प्राइसेस दी जाए मेरी प्रॉपर्टी से हर साल। उन्हीं 5 प्राइसेस को हम नोबेल प्राइसेस कहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, उसके बाद लिटरेचर और पीस। इसके बाद 1968 में आकर एक नया प्राइज ऐड कर दिया जाता है जिसका नाम है इकोनॉमिक्स में। तो आपको याद रखना है कि एक और नया प्राइज ऐड कर दिया गया है, वो इकोनॉमिक्स का प्राइज है। आगे हम चलते हैं। डिफ्यूजिंग द टिकिंग बॉम्ब कॉल्ड डायबिटीज। सबसे पहले हम देख लेते हैं डायबिटीज क्या होता है। तो डायबिटीज को हम कहते हैं डायबिटीज मेलिटस। इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो शुगर लेवल होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसे हम कहते हैं हाई ब्लड ग्लूकोज। 2 टाइप की कॉमन डायबिटीज पाई जाती हैं, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। यहां पर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज जो है ये रेयर डायबिटीज है। रेयर मतलब ये कम पाई जाती है और इस पर अभी ज्यादा रिसोर्स हमारे पास क्या है, कैसे इसका ट्रीटमेंट करना है, तो हमारे पास इसका कैसे रोकना है, इसका क्योर अभी अवेलेबल नहीं है टाइप 1 डायबिटीज का। अब हम बात करें जो सबसे ज्यादा प्रचलित है, तो टाइप 2 डायबिटीज सबसे ज्यादा प्रचलित है और इसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। कैसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल में मॉडिफिकेशन लाके और इंसुलिन को कैसे भी अपनी बॉडी में डेवलप करवा के। इसमें होता क्या है कि जो बॉडी होती है वो एनफ इंसुलिन नहीं बनाती है या इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं करती है। अब इसके कॉजेज क्या क्या हैं, तो जेनेटिक कॉज है, एजिंग है इसका। जेनेटिक मतलब कि आपके पूर्वजों से आपको मिली है, एजिंग आपकी उम्र बढ़ने के साथ आप ज्यादा काम कुछ नहीं करते हैं, मोटापे की वजह से, इन सब चीजों की वजह से टाइप 2 डायबिटीज देखने को मिल सकती है। अब इसमें जरूरत क्या होती है, तो इंसुलिन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि जो बॉडी होती है वो एनफ इंसुलिन नहीं बनाती है, जिसकी वजह से हमें एक्सटर्नल इंसुलिन लेनी पड़ती है टाइप 2 डायबिटीज के अंदर। अब यहां पर आप देख लें तो मैं आपको बता चुका हूं, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डायबिटीज टाइप 2 डायबिटीज इज डायग्नोस्ड व्हेन योर ब्लड शुगर, जिसे हम कहते हैं ब्लड ग्लूकोज, ये क्या होता है, ये अबव नॉर्मल रेंज में चलता रहता है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में, तब आपको टाइप 2 डायबिटीज के लिए डायग्नोस किया जाता है। अगर आपका जो ब्लड शुगर लेवल है, जिसे हम कहते हैं ब्लड ग्लूकोज, ये बहुत ज्यादा हाई रहता है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और साथ ही साथ इसी के साथ आपकी बॉडी क्या करती है, वो या तो इंसुलिन बिल्कुल नहीं बताती है, या एनफ, या तो बिल्कुल इंसुलिन नहीं बनाती है, बहुत कम बनाती है, या इतना नहीं बना पाती है जिससे बॉडी बाकी चीजों के फंक्शनिंग में काम कर सके।
अब हमारी बॉडी को इंसुलिन की जरूरत क्यों होती है? तो हमारी बॉडी को इंसुलिन की जरूरत होती है ग्लूकोज को मूव करवाने के लिए, ताकि ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर चला जा सके और ग्लूकोज का इस्तेमाल हो सके एनर्जी के लिए। तो आप समझ चुके होंगे इंसुलिन का काम क्या है बॉडी के अंदर। तो इंसुलिन एक तरह से जो हमारी बॉडी का ग्लूकोज होता है उसे अंदर मूव करवाती है, ढकेलती है, ताकि ये सेल तक पहुंच सके। और सेल में पहुंचकर जो ग्लूकोज का काम होता है, तो आप जानते हैं ग्लूकोज का काम होता है एनर्जी प्रोवाइड कराना सेल्स को, जिससे बॉडी को एनर्जी मिलती है हमारी। तो यहां पर देखने को क्या मिलता है टाइप 2 डायबिटीज में कि हमारा ब्लड शुगर लेवल बहुत हाई रहता है और हमारी जो बॉडी होती है उसकी इंसुलिन बनाने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। अब यहां देख लेते हैं कॉजेस क्या क्या हैं। तो लाइफ स्टाइल और जीन्स, दोनों जीन्स मैंने आपको बता दिया कि पूर्वजों द्वारा भी ये बीमारी हो सकती है आपकी जीन में, या लाइफ स्टाइल की वजह से। फैमिली हिस्ट्री में आपको बता चुका हूं। एज 45 साल या उससे ऊपर की उम्र है आपकी। वेट, अगर आपका ओवर वेट है या आप मोटापे का बहुत शिकार हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप रेगुलर एक्टिविटीज नहीं करते हैं, वेट कंट्रोल की टेक्निक्स नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं अपनी, और ये सब कारण है हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, ये सब कारण है टाइप 2 डायबिटीज होने के। डायबिटीज एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है भारत के लिए और भारत सरकार भी इससे लड़ने के लिए बहुत सारी कोशिशें करती है। और अभी 1990 के बाद में देखा गया है कि भारत के अंदर जो डायबिटीज है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब हम देख लेते हैं एडिटोरियल में क्या है। डिफ्यूजिंग द टिकिंग टाइम बॉम्ब कॉल्ड डायबिटीज। तो डायबिटीज में आपको बता चुका हूं, ये डायबिटीज से लिखा हुआ एडिटोरियल है। तो यहां हम देख लेते हैं। तो जून 2023 में मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन के साथ मिलकर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और साथ में यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री एक स्टडी करती हैं। और इस स्टडी के अंदर पाया जाता है कि भारत के अंदर 11.4% जनसंख्या, जो कि 10.13 करोड़ लोग हैं, इन्हें डायबिटीज है। आगे पाया जाता है कि जो 15.3% जनसंख्या है, इसके अलावा मैं बात कर रहा हूं, इसके अलावा 15.3% जो जनसंख्या है, जो कि करीबन 13.6 करोड़ लोग हैं, वो प्री डायबिटिक हो चुके हैं भारत के अंदर। और इसके अंदर आगे क्या पाया जाता है कि करीबन 28.6% पॉपुलेशन जो भारत की है उसे ओबेस की कैटेगरी में रखा गया है बॉडी मास इंडेक्स के मेजर के अंदर। तो बॉडी मास इंडेक्स का मेजर क्या होता है कि एक मेजर स्केल बना दिया जाता है, आपकी हाइट पूछी जाती है और आपका वेट पूछा जाता है। अगर आपका हाइट और वेट नॉर्मल रेंज में आता है तो आपको ओबेस नहीं कहा जाएगा। अगर ये नॉर्मल रेंज से क्रॉस हो जाता है तो आप ओबेस की कैटेगरी में पहुंच जाएंगे। तो पाया क्या गया है भारत के अंदर, आप समझ सकते हैं कि इतने लोग ओबेसिटी, हम पढ़ चुके हैं अभी कि ये जो ओबेसिटी है इसकी वजह से भी डायबिटीज हो सकती है लोगों को। अब ये बात करते हैं अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की, कि क्यों। मैंने आपको बताया कि 1990 के बाद देखने को मिला है कि भारत के अंदर जो डायबिटीज है वो भी और ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो इसके कुछ मेजर कारण पाए गए हैं कि जो बाहर की एमएनसी वगैरह होती हैं, जैसे हम बात करते हैं यहाँ एनर्जी ड्रिंक की, इंस्टेंट सीरियल की, चिप्स की, फ्रूट फ्लेवर ड्रिंक की जैसे माजा, कोल्ड ड्रिंक हमारा, मैगी, कुकीज, आइसक्रीम, बेकरी के प्रोडक्ट, चॉकलेट की जो एनर्जी बार्स आती हैं, आइसक्रीम, योगर्ट, पिज्जा, ये सब चीजों में क्या होता है, इन्हें हम कहते हैं अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेस्ड फूड में क्या होता है कि उसे बार बार उसे प्रोसेस किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के अंदर हमारा कोलेस्ट्रॉल वगैरह होता है वो बढ़ जाता है, फैट बढ़ जाता है, शुगर ज्यादा होती है। आप जानते हैं कि जो कोक की एक बोतल होती है उसमें करीबन 10 चम्मच, जो एक छोटी वाली कांच की बोतल होती है कोक की, उसमें करीबन 10 चम्मच चीनी के बराबर शुगर होती है। तो आप समझ सकते हैं कि यहां शुगर कितनी ज्यादा आदमी कंज्यूम कर लेता है, सॉल्ट कितना ज्यादा कंज्यूम कर लेता है। और देखने को क्या मिला है कि जो बाहर की कंपनियां हैं जैसे पेप्सी है और बाकी लेज है, ये सब जो कंपनियां हैं ये सब क्या करती हैं कि ये सब इन चीजों का प्रचार बहुत ज्यादा करती हैं, एग्रेसिव प्रचार करती हैं। आपको हर जगह दिख जाएगा कि पेप्सी का ऐड आ रहा है, और ज्यादातर ये टारगेट किसे करने की कोशिश करती हैं, तो जो यंग जनरेशन है उसे ज्यादा टारगेट करने की कोशिश करती हैं, जिसकी वजह से देखने को क्या मिलता है भारत के अंदर कि डायबिटीज भी बढ़ रहा है। आप जान सकते हैं कि शुगर ज्यादा आप ले रहे हैं इस अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के अंदर, फैट ज्यादा ले रहे हैं, सॉल्ट ज्यादा है इसके अंदर, जिसकी वजह से डायबिटीज देखने को मिल सकता है। अब अगर एडल्ट्स की बात करें तो एडल्ट्स के अंदर 15% ये रिस्क बढ़ जाता है। इसके बाद ये अगली बात करते हैं ओबेसिटी की। तो जो फैट है, जो शुगर है, इनकी वजह से ओबेसिटी भी देखने को मिलती है, जिससे हमें हार्ट डिजीज भी हो सकती हैं और
डायबिटीज तो आप समझ ही चुके हैं, डायबिटीज हो चुकी है जिसकी वजह से हमें स्ट्रोक भी पड़ सकता है हमारी बॉडी के अंदर, और हमें हार्ट अटैक भी देखने को मिल सकता है, हार्ट डिजीज भी देखने को मिल सकती है। अब ये बात करते हैं ए प्लेग्राउंड, अगले पैराग्राफ पर आप आ जाइए मेरे साथ, ए प्लेग्राउंड फॉर फूड इंडस्ट्री। यहां ये बात करते हैं कि पिछले 20 साल में देखा गया है कि जो हाई इनकम कंट्रीज हैं वहां पर जो शुगर स्वीटेंड बिवरेजेस हैं जैसे पेप्सी, कोक, माउंटेन ड्यू, इन सब का जो कंजम्पशन है वो बहुत कम हो गया है। लेकिन जो कंपनी है वो इस चीज से घाटे में जा रही हैं। तो वो घाटे में जाने के कारण क्या कर रही हैं कि जो मिडिल इनकम कंट्रीज हैं जैसे अफ्रीका की कंट्री है, इंडिया है, पाकिस्तान है, इन सब, बांग्लादेश है, इन सब कंट्रीज में अपना ज्यादा प्रचार कर रही हैं। और यहाँ के जो लोग हैं, जो नॉर्मल पीपल हैं, इन्हें आकर यहाँ पर ये सब प्रचार किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और जाकर इस्तेमाल करते हैं। बड़े बड़े एक्टर्स को लेते हैं, जो रणवीर कपूर और ये सब जो एक्टर्स हैं, विराट कोहली, इन सब से ऐड करवाते हैं, जिसकी वजह से जो यूथ होती है, जो जनरेशन होती है, वो सोचती है कि चलो सही है, यही ट्रेंड में है, ये हमारा एनवायरनमेंट है, तो वो इस चीज का इस्तेमाल कर लेते हैं, इन बेवरेजेस का, लेज का, ये बाकी जितनी भी चीजें हैं जिन्हें हम अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड और बेवरेजेस कहते हैं। अब यहां देखने की बात है कि ये जो जनरेशन है, जो लोग हैं, इनकी गलती नहीं है। गलती क्या है? एनवायरनमेंट की, गवर्नमेंट की गलती है कि गवर्नमेंट इस चीज के लिए कोई मैंडेटरी प्रोविजन नहीं रख रही है। अब ये बात करते हैं कि केवल गवर्नमेंट और केवल गवर्नमेंट ही मैंडेटरी प्रोविजंस रख के इस समस्या से लड़ सकती है। ये बात करते हैं कि सरकार को कोई ऑर्डिनेंस पास करा के या कोई लीगल फ्रेमवर्क लाकर करना चाहिए कि जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है, इसका जो कंजम्पशन है, इसमें कमी आए। और कैसे कमी आ सकती है? तो जो पैकेट होते हैं उसमें वार्निंग लेवल लिखना चाहिए कि ये एक अनहेल्दी फूड है। तो यही इससे था। ये टाइप 2 डायबिटीज की बात करते हैं बेसिकली, और मैं आपको डाटा बता चुका हूं। यहाँ ये पहले पैराग्राफ में आप डाटा इससे अपने नोट्स में कलेक्ट कर सकते हैं, यहां पर डाटा है। आगे हम चलते हैं। इंडिया एक्सपेंडिंग सेंसर्स क्रिएटिंग अनइवन प्लेइंग फील्ड स्टडी। तो यहां इंटरनेट के सेंसर की बात हुई है। ये एक रिपोर्ट है और ये 13वां एडिशन है रिपोर्ट का, जिसका नाम है फ्रीडम हाउस रिपोर्ट के द्वारा ये लॉन्च की गई है। इसे हम कहते हैं ह्यूमन राइट्स ऑनलाइन, ठीक है। तो ये 13वां एडिशन है इस रिपोर्ट का। इसमें क्या कहा गया है कि वर्ल्ड के अंदर, यहां पर आप इस चार्ट पर आ जाइए, आप समझ जाएंगे। ये इंटरनेट फ्रीडम की बात करती है कि जो इंटरनेट है वो कितना फ्री है। ये बात करती है इंटरनेट फ्रीडम की। तो हम देख लेते हैं रैंकिंग में, जब आइसलैंड की बात करेंगे तो आइसलैंड क्या स्टेटस क्या दिया गया है? फ्री। स्कोर है 94। यहां स्कोर दिया जाएगा 0 से 100 तक का स्कोर दिया जाएगा इसके अंदर, और 0 मतलब कि बिल्कुल फ्रीडम नहीं है और 100 मतलब टोटल फ्रीडम है। तो आइसलैंड फ्री 94, यूके का फ्री 79 स्कोर है इसका, जर्मनी का फ्री 77, यूएस का फ्री 76, ब्राजील का पार्टली फ्री 64, श्रीलंका पार्टली फ्री 52। अब इंडिया आप देख सकते हैं कहां पर पहुंचा है, 50 स्कोर है बस इंडिया का। तो इंडिया में क्या है, आप समझ सकते हैं कि इंडिया की गवर्नमेंट क्या करती है कि वो बहुत ज्यादा ऐसा एआई का इस्तेमाल करती है जिससे जो फ्रीडम है इंटरनेट की उस पर रेस्ट्रिक्शन लग जाता है। जो भी किसी इंसान को इंटरनेट पर जाकर अपनी बात रखनी है, अपना पक्ष रखना है, वहां पर गवर्नमेंट एआई के एल्गोरिथम्स के थ्रू क्या करती है कि कभी आपको देखने को मिलता है इंटरनेट शटडाउन कर दिया जाता है, व्हाट्सएप बंद कर दिया जाता है, ब्लॉक करवा दिया जाता है, सोशल मीडिया ऐप्स, ये सब चीजें देखने को मिलती है। और यही जब पाकिस्तान की बात करेंगे तो वो भारत से भी नीचे है। इसका नाम है, पाकिस्तान जिस कैटेगरी में आया है उस कैटेगरी को हम कहेंगे नॉट फ्री कैटेगरी। यहां पर स्कोर है पाकिस्तान का 26, आप देख सकते हैं। तो ये एक रिपोर्ट है, फ्रीडम हाउस रिपोर्ट, जिसमें कहा गया है कि इंडिया एआई डिजिटल रेप्रेशन का इस्तेमाल कर रही है। ह्यूमन राइट्स, जो ऑनलाइन का हमारा ह्यूमन राइट्स है, हमारा फ्री स्पीच है, हमारा इंटरनेट कितना फ्री है, कितना हम आज़ादी से यहाँ बोल सकते हैं, इन सब चीज़ों पे रोक लगाने के लिए। और ये जो रिपोर्ट है इसमें जून 2022 से मई 2023 तक का डाटा है। आगे हम चलते हैं। तो इन्फ्लेशन से न्यूज़ होने जा रही है। सबसे पहले मैं इन्फ्लेशन बता देता हूँ और क्या चल रहा है भारत के अंदर, उसके बाद हम न्यूज़ कवर करते हैं। तो इन्फ्लेशन सबसे पहले आप समझ लीजिए क्या होता है। जनरल प्राइस राइज, किसी भी सामान के दाम में वृद्धि हो जाना टाइम के साथ। जैसे हम ये टमाटर की बात करें, टमाटर के दाम मान लीजिए कि कोई साल है 2000 में हमें देखने को मिलता था टमाटर के दाम थे 10 रुपए किलो। अब जब 2023 की हम बात करेंगे तो हमें देखने को मिल रहा है कि टमाटर के दाम है 100 रुपए किलो। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ टाइम है 23 साल का टाइम, यहाँ हमने मेंशन किया है 23 ईयर्स, और यहाँ पर ये प्राइस चेंज है, ये कितना हो गया 10 रुपए पर केजी से 100 रुपए पर केजी। तो यहाँ ये प्राइस चेंज है, ये जो दाम में वृद्धि हो गई है इसे हम कहेंगे इन्फ्लेशन। अब भारत की स्पेसिफिकली बात करें तो जुलाई में डाटा निकल कर आया था भारत का
इसका हमारा सीएसओ का डाटा आया था, जिसमें पाया गया था कि जो इन्फ्लेशन है भारत के अंदर, रिटेल इन्फ्लेशन की बात हुई। अब रिटेल इन्फ्लेशन आप देख लें, दो तरह के इन्फ्लेशन होते हैं, एक होता है होलसेल इन्फ्लेशन, एक होता है रिटेल इन्फ्लेशन। होलसेल इन्फ्लेशन में क्या होता है, जो दुकानदार खुद जाकर बल्क में बहुत सारा सामान खरीद के लाएगा, उसे हम कहेंगे होलसेल का इन्फ्लेशन। रिटेल इन्फ्लेशन क्या कहेगा, जो एक कंज्यूमर है, जैसे आप गए और 1 किलो टमाटर खरीदने गए, तो आपके लिए क्या होगा, रिटेल इन्फ्लेशन। तो जब भारत में जुलाई में रिटेल इन्फ्लेशन का डाटा निकल कर आया तो पाया गया कि वो पिछले 15 महीनों के सबसे हाई पर चल रहा था भारत के अंदर रिटेल इन्फ्लेशन, और ये कितना था, तो 7.44% ये चल रहा था। इसके बाद अगस्त का डाटा निकल के आया, जिसमें पाया गया कि 6.83% इन्फ्लेशन पहुंच गया है, मतलब इन्फ्लेशन गिर गया है अगस्त में जुलाई के मुकाबले। अब ये बात कर रहे हैं कि जो ये गिरा है इन्फ्लेशन, तो हमें जब सितंबर का डाटा निकल के आएगा अगले हफ्ते सितंबर का डाटा निकल कर आएगा जब, तब हमें देखने को मिलेगा कि सितंबर में शायद हमें देखने को मिल सकता है कि जो इन्फ्लेशन है वो और कम हो गया है। और इसके कारण बताए जा रहे हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम अगस्त और जुलाई की बात करें तो क्या देखने को मिला था कि जो टमाटर के दाम थे वो एवरेज थे 102 रुपए प्रति केजी, जो कि अब अगस्त में हमें देखने को मिले। जब हम जुलाई और अगस्त के मिड की बात करेंगे तो ये थे करीबन 102 रुपए पर किलो, और जब हम अगस्त की बात करेंगे तो अगस्त में हमें देखने को मिला है कि ये 40 रुपए किलो के करीबन पहुंच गए। इसके बाद जो एलपीजी का सिलेंडर था उसके दाम भी 18% घट गए हैं। इसके दाम अगर पहले जो थे वो थे 1103, अब आकर ये हो गए हैं 903 रुपए पर सिलेंडर। 14.2 किलो का जो एलपीजी सिलेंडर होता है उसके दाम है। साथ ही एक चीज हमें देखने को मिली है कि जो ऑनियन प्राइस है वो बढ़ गया है, जो प्याज का दाम है वो 12% बढ़ गया है। तो ओवरऑल क्या माना जा रहा है, ओवरऑल माना जा रहा है कि जब फूड का इन्फ्लेशन निकल कर आएगा, अगर हम केवल खाने की बात करेंगे तो इसे हम कहेंगे फूड इन्फ्लेशन, आपको याद रखना है। तो ये कह रहे हैं कि सितंबर में जब फूड इन्फ्लेशन निकल कर आएगा तो हमें पता चलेगा कि हो सकता है कि ये कम हो गया था। सितंबर निकल चुका है, आपको याद रखना है। तो जो डाटा निकल कर आता है वो अगले महीने ही कंपाइल होकर आ पाता है। तो अब अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर में अगले हफ्ते तक इसका डाटा निकल कर आ जाएगा। हम न्यूज में कवर करेंगे कि इन्फ्लेशन भारत के अंदर सितंबर के महीने में क्या था। जुलाई का मैं आपको बता चुका हूं, जुलाई में जो इन्फ्लेशन था रिटेल वो था 7.44%, अगस्त में देखने को मिला 6.83%। अब सितंबर का जब डाटा आएगा तो हम देखेंगे कि क्या है। टमाटर आप समझ चुके हैं कि टमाटर के दाम जो थे वो फूड इन्फ्लेशन को बहुत ज्यादा बढ़ा रहे थे। टमाटर के दामों में हमें गिरावट देखने को मिली है। साथ ही जो एलपीजी का सिलेंडर था वो 1103 रुपए से गिरकर 903 रुपए पहुंच गया है। आज के न्यूज़पेपर में बस इतना ही था। कैसा लगा आपको हमारा आज का द हिंदू अखबार का विश्लेषण, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जाकर बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप पा सकें। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन बहुत शुभ हो। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।